नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में जो शख्सियत हमारे साथ उपस्थित है वह प्रबला संस्था की चेयरमैन है, साथ ही साथ ओमेगा फाउंडेशन में वह महिला विंग की अध्यक्ष है और MSME इंडिया एंड कतर इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल में वो चेयरमैन भी है। जी हाँ, हम बात करें मिसेज नीरजा साबोई जी की और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके इस उम्दा सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनका मिलकर स्वागत कर लें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, जब भी हम किसी मुकाम को हासिल करते हैं तो उसके लिए बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ता है। तो ऐसे में आप आज जिस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। उसके सफ़र के पहले में सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस तरीके का यह सफ़र रहा। सफ़र तो बहुत लंबा था। मैं आज से नहीं, राजनीति से लेकर सोशल समाज में हर जगह हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। महिलाओं के लिए किया है, बच्चों के लिए शिक्षा में भी किया है और कई जगह में जाके मैंने काम किया है। कतर में हम 25-26 साल से हम कतर में रह रहे हैं। वहाँ से ही मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि वहाँ पर सारे इंडियंस जितने भी हैं वो इंडियंस बहुत मजबूर, कुछ काम नहीं हो पाता था। इंडिया से उनका काम होता है तो वो काम नहीं हो पाता था। कोई वहाँ पे कई चीज़ों में कई छोटी छोटी चीज़ें आती थी सामने जिससे वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ भी उस समय मेडिकल उतना अच्छा हुआ नहीं था। लेकिन आज कतर मेडिकल बहुत बढ़िया हो गया है, मेडिकल कतर का। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ आज से 20-25 साल पहले की। तो उन दिनों प्रॉब्लम्स तो होती थी, तो इंडिया ही आते थे सब लोग, इंडिया का रुख देखते थे। तो वहीं से शुरू हुआ। फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी सब अपनी अपनी पोजीशन ले लिए, बेटी डॉक्टर, बेटा इंजीनियर। तो वहाँ पर सब कोई अच्छे से सेटल हो गए। तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपने भारत के लिए कुछ करती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में सुनकर हमें कि कहाँ से इस सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी मुकाम पर पहुँचते हैं तो ऐसे में इजीली उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जाता, बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। और जब बात सामाजिक सेवा की आती है या राजनीतिक की बात आती है तो ऐसे में चुनौतियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा दोगुना तिगुना हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने समाज सेवा करनी शुरू की या फिर राजनीति में अपना पैर पसारा, तो ऐसे में किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा। सोचना आसान है और करना मुश्किल है। ये जब मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स को दिमाग में लेकर आंखें सामने लाती थी और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करती थी, तब मुझे पता चलता था कि मुझे क्या करना है। इसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, उस काम के लिए मुझे इनके पास जाना पड़ेगा। तो ऐसी चुनौतियाँ आती गई, समय की कमी। फिर मैं इंडिया में नहीं रहती थी और कतर में रहती थी, तो आना जाना लोगों के लिए, किसी को अगर हम कमिटमेंट पूरा करना है, वचन पूरा करना है किसी को दिया हुआ, तो वो सारी चीज़ें सामने आती थी। एक नॉर्मल पहले इनिशियल लेवल पे तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन करने की इच्छा थी, पूरी नीयत साफ़ थी। नीयत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और उसी नीयत को साफ रख के मैं आगे बढ़ती चली गई। किस मुकाम में कब राजनीति में चली गई ये भी नहीं पता चला। उन दिनों प्रणब मुखर्जी जी के मार्गदर्शन में ही थी मैं। बहुत समय की बात है ये। उन्हीं के साथ फिर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनकी वाइफ शिवना मुखर्जी, सब लोगों के साथ मिलके काम किया। फिर कुछ उन दिनों के जो दिग्गज थे सब लोगों के साथ मिलके सभी ने सपोर्ट किया था। तो वैसे धीरे धीरे राजनीति में कब एंटर हो गई मुझे खुद को मालूम नहीं चला। लेकिन मैं राजनीति में आना नहीं चाहती थी ज़्यादा, ये भी बात सच है कि मैं नहीं आना चाहती हूँ। यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर आपसे यह जानना ज़रूर चाहूँगी कि राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते थे आप। राजनीति में बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे परिवार पसंद है और मैं अपने परिवार को भी छोड़ नहीं सकती थी। और राजनीति में आना मीन्स अपने आप को पूरी तरह से
परिवार से अलग कर देना है और देश के लिए समर्पण। हालांकि मन तो करता है देश के लिए समर्पित हो, लेकिन हम बीइंग अ वुमेन हमको बैलेंस करके चलना है। लेकिन फिर भी आपने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, अपने आप को हमेशा तत्पर रखा है समाज सेवा के लिए, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ज़्यादा असंभव से लगते थे और उसे आपने संभव बनाया। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सवाल ये उत्पन्न हुआ मन में कि जैसे कि जब मैंने बात की चुनौतियों की, तो कई बार ऐसा देखा जाता है हर चुनौती का सामना हम अकेले नहीं कर पाते। ऐसे सफ़र में जो है हमें बहुत लोगों का साथ भी मिलता है। तो ऐसे में समाज सेवा की जब आपने शुरुआत की तो आपको किन किन लोगों का साथ मिला और कौन लोग जो है विशेष भूमिका आपके जीवन में निभा के चले गए? लोगों का नाम तो बहुत अभी बहुत सारे हैं, जिसमें एक तो नितिन गडकरी जी भी हैं अभी रिसेंटली, और वैसे तो कांग्रेस के तो प्रणब मुखर्जी जी मेन ही है मेरे लिए। और उनके तरफ से जब, क्योंकि देखो अभी तो शुरू हो गया है, पर मेरी चुनौती अभी एक ख़त्म नहीं हुई है। अभी मैं एक चुनौती बहुत लेके चल रही हूँ, मुझे कतर में IPL करवाना है। दुबई का नहीं करना है, कतर में IPL कराना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चुनौती है अभी भी। देखिए कब सपना ये चुनौती पूरी होती है। अभी अनुराग ठाकुर से भी मिलने के बाद कतर के लिए उन्होंने बताया भी, विराट कोहली को भेजा भी, उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने एटलीस्ट उनकी टी-शर्ट पे कतर एयरवेज़ का आ गया, तो वो थोड़ा सा एक उपलब्धि मिली मुझे। अब आई होप कि जल्दी से कतर में IPL शुरू हो जाए, तो वो ज़्यादा फिर मेरा लगेगा कि हाँ ये देश के लिए हमने बहुत अच्छा किया, कतर के लिए भी किया, इंडिया के लिए भी किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर, यह भी जानकर कि किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, साथ ही साथ आपको किन विशेष लोगों का साथ भी मिला इन चुनौतियों का सामना करने में। अब ऐसे में एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि भविष्य में और क्या क्या योजनाएं, ये तो आपने बताया कि कतर में आप IPL शुरू करवाना चाहती है, लेकिन इसके अलावा और क्या विशेष योजनाएँ हैं जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए? एक और प्लान अभी किया है, जो कतर में इंडियंस है जिनको प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इंडिया में तकलीफ़ होती है, तो उन लोगों की मैं छोटी मोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या मेजर इश्यूज़ हैं, उसको मैं यहाँ पे सुलझाने की कोशिश करूँगी उसी के माध्यम से। वो बिज़नेस से रिलेटेड ही हैं, उनके भी जो हैं कई हैं, जैसे कंपनी बंद हो गई है, कुछ इंडियंस है जो अभी यहाँ पे वहाँ के किसी भी गलतफहमी से हो सकता है उनका आना जाना बंद हो गया है, ट्रैवल बैन हो चुका है, और कंपनी ने वहाँ पे कुछ एलिगेशंस, तो आई वांट टू क्लियर ऑल दैट, वो सब करना है। और किसी तरीके से वहाँ के जितने भी पीड़ित है, जो उस कंपनी से पीड़ित है, उनको न्याय मिले, वो मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में एक सवाल मैं अपने दर्शकों की ओर से भी आपसे करना चाहूँगी कि जो लोग समाज सेवा में आगे आना चाहते हैं या फिर जिस संस्था में आप अभी कार्यरत हैं उस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? बस मुझसे मिल के अपनी नीयत साफ रखें और मुझसे मिल ले आके, तो मैं डेफिनेटली उनको जोड़ दूँगी। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने नीरजा जी के सफ़र के बारे में जाना कि किस तरीके से उन्होंने समाज सेवा के लिए कार्य किए, क्या क्या चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा और किस तरीके से उन चुनौतियों का उन्होंने डटकर सामना किया, किन किन लोगों का उन्हें अपने इस जीवन में साथ मिला। बहुत सारी विशेष बातें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपसे साझा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।